हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़े थे केमिस्ट्री में, आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे। कल हमने पदार्थ के संगठन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पंक्तियां सुनिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत होंगे, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत होंगे, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत होंगे। जिस कस्बे में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस कस्बे में पत्थर के खरीदार बहुत होंगे। आप अपने सपनों के लिए जिस माहौल की चेष्टा करते हो, इच्छा करते हो, जरूरी नहीं है वो माहौल आपको मिले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सपने ही बदल दिए जाए। जिद और जुनून के आगे अक्सर बाधाएं छोटी नजर आती है। तो चलिए आज के टॉपिक पर, डाल्टन का परमाणुवाद। तो बाबा डाल्टन थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। क्या बताया? देखिए, उन्होंने एक पदार्थ लिया और उसे तोड़ा, या कहें तो पीटा। अब इसे हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं, लेकिन इसे तो लेबोरेटरी में सूक्ष्म विभाजित किया गया होगा। तो उसे तोड़ा, उसे विभाजित किया गया, बार बार विभाजित किया गया, तो उन्हें एटम मिला। अब एटम शब्द कहां से आया? यह एटोमिया ग्रीक शब्द है, उससे आया। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अविभाज्य। अतः डाल्टन साहब ने सिद्धांत दिया कि परमाणु वह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अविभाज्य कण है। तो डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, उसे आगे और भागों में बांटा नहीं जा सकता। और डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन साहब ने कहा कि एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं में समान गुण पाए जाते हैं। अब तत्व भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो गुण भी अलग अलग होंगे। ये सामान्य जानकारी डाल्टन साहब ने दी। और डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इसका न तो सृजन किया जा सकता है, ना तो परमाणु को बनाया जा सकता है, और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो डाल्टन साहब ने कहा परमाणु का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इन्होंने प्रारंभिक सामान्य जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने आवेशों के बारे में नहीं बताया। और भी आगे हम पढ़ेंगे मॉडल, ये उनकी कमियां थी। क्या थी? आवेशों के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। और तत्व ये सही बताया था उन्होंने कि एक तत्व के परमाणु में समान गुण होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्व हो तो उनके गुण अलग हो सकते हैं। परमाणु का सृजन नहीं किया जा सकता और विनाश नहीं किया जा सकता। काफी हद तक सही है, लेकिन अब परमाणु को तोड़कर नए परमाणु बनाए जा सकते हैं, वो आगे की बात है। आगे चलते हैं, बाबा थॉमसन का मॉडल। तो बाबा थॉमसन ने क्या किया? एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने जो डाल्टन साहब थे उनकी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोला है जिसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों कण पाए जाते हैं। धनावेशित और ऋणावेशित दोनों कण पाए जाते हैं, और दोनों कण समान मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कहे तो दोनों आवेश समान मात्रा में पाए जाते हैं। उनका यह कहना था। लेकिन उन्होंने अपना जो मॉडल था वो एक तरबूज के माध्यम से प्रस्तुत किया। एक तरबूज है, माना कि
ये कटा हुआ तरबूज है, आप समझ जाइएगा 3D टाइप। ये हमारा जो उसका मुख्य भाग है ये वो है, तरबूज को काटते हैं, ये वो भाग है, 2D डायग्राम है। इसमें उन्होंने कहा इसमें यह परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या कहा? यह परमाणु एक धनावेशित गोला है। ऐसा तरबूज का थोड़ा डायग्राम सही बनाते हैं। तरबूज हरे रंग का होता है तो हरा बनाते हैं। हमारे पास कलर्स की चॉइस है तो कलर्स को क्यों काम में नहीं ले। ये हरे कलर का हो गया तरबूज। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी तरबूज अंदर से लाल रंग का होता है। तो ये था तरबूज, आप इसे पूरा कवर मानना। अब उन्होंने कहा कि यह धनावेशित होता है पूरा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऋणावेशित कण होते हैं, वो इसके अंदर धसे रहते हैं। साहब ने कहा कि उसके अंदर ऋणावेशित कण धसे रहते हैं। तरबूज के अंदर जिस तरह बीज धसे रहते हैं उसी तरह ऋणावेशित कण धसे रहते हैं। यह थॉमसन बाबा का मॉडल था। तो इनका क्या मॉडल था कि परमाणु धनावेशित गोला होता है, परमाणु धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित कण, समझ जाइएगा ये माइनस है, ऋणावेशित कण धसे रहते हैं। अब इन्होंने आगे कहा कि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पर एक बात और भी निकल के आती है, समान मात्रा में, इसका मतलब परमाणु उदासीन है। अब देखिए कि उन्होंने बताया कि ये पूरा धनावेशित कण होता है, जो कि सही नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ये इनकी कमी थी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, तो ये अव्यवस्थित रूप से धसे हुए हैं, ये भी सही नहीं था। लेकिन इन्होंने एक बात सही बताई कि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं इसके अंदर। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया कि उसमें ऋणावेशित कण होता है। तो इस जानकारी के आधार पर ये काफी हद तक असफल रहे, लेकिन इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने अपने प्रयोग पर विश्वास जताया था। तो कहा भी जाता है कि मेहनत करते रहो, फल मिलेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इनसे प्रेरित होकर इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इन्हें क्या मिला था? इस बात पर कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश कण समान होते हैं और ये उदासीन होता है, इस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मिलता है, आप सभी को पता है। ये कई सारे क्षेत्रों में मिलता है, इन्हें भी विज्ञान के क्षेत्रों में मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी कमियां हो गई कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक किसी को भी सही तरीके से नहीं समझा पाए। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड साहब, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए सोने की पन्नी का उपयोग लिया। सोने की पन्नी का उपयोग क्यों लिया? हमने पीछे पढ़ा था कि सोने में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो इन्होंने सोने की पन्नी ली। सोने का रंग सुनहरा होता है, सुनहरा लेते हैं रंग, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया कि रेडियो
एक्टिव तत्व के माध्यम से। ये इसके यंत्र हैं, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, और उसमें से अल्फा कण या किरणें सीधी लीजिएगा, उन्होंने अल्फा किरणों को इस सोने की पन्नी पर प्रवाहित किया। लेकिन यहाँ पर एक और यंत्र का काम में लिया गया था। अब इससे जो भी कण आ रहे थे उन्हें तीव्र गति से आगे पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया गया। ये डायग्राम सीधा, आप माना कि ये डायग्राम सीधा है। ये सोने की पत्ती थी, 2D डायग्राम है, आप 3D समझिए। ये इस पे इन्होंने डाला। इसका उपयोग इसलिए किया क्योंकि ये कण अधिक गति से आगे जाए। अब क्या हुआ, आप इसमें परमाणु है, इसे अगाध वर्धनीयता का गुण के कारण इसे पीट कर इतना चपटा बना दिया, इतना चपटा बना दिया कि यह एक परमाणु की स्थिति में आ गई, कि एक एक परमाणु की परत बन जाए। इस स्थिति में इस सोने की पन्नी को लेकर आए साहब। अब देखिएगा, बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक परमाणु की परत में एक परमाणु को हम जूम करते हैं, माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं, तो अब देखिएगा इससे ये किरणें निकल रही है, ये किरणें निकल रही है। इन्होंने लगभग ऐसी 20,000 किरणें, 20K अल्फा कण इधर से गुजारे। 2-4 दिखा रहा हूं, लेकिन 20,000 20K निकाले। तो इन्होंने पाया कि सारे कण, ज्यादातर किरणें हैं वो सीधी पार हो रही है, उनमें कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, वह सीधी पार हो रही है। लेकिन कुछ किरणें सामान्यतः कोणों पर विक्षेपित हो रही है, कुछ ज्यादा कोणों पर विक्षेपित हो रही है, ये उन्होंने बताया। लेकिन एक किरण, एक कण सीधा वापस आती है, जिस तरह से जाती है उसी तरह से वापस आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि अल्फा किरणें धनावेशित थी, जो हमने ली थी वो हीलियम के कण लिए थे। यहाँ पर ये धनावेशित थे अल्फा कण जो गए। अब परमाणु का ज्यादातर भाग खाली था। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ज्यादातर किरणें चली गई। अगर सड़क खाली होती है, सड़क पर कोई नहीं होता है, तभी तो आगे बढ़ जाती है। उसी से आप समझिए कि नॉन ट्रैफिक एरिया था तो किरणें सीधी चली गई, तो यहां से किरणें गुजर गई। लेकिन यहाँ पर धनावेशित था बीच में, और कण भी धनावेशित थे, तो उन्हें थोड़ा सा विक्षेप भी मिला। कोई कोई कण विक्षेपित भी हुए, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे थे, तो उनमें हल्का सा मूवमेंट दिखाई दिया। लेकिन एक कण था जो सीधा वापस आ गया। क्यों आ गया? आगे एक प्रोटॉन नहीं कहा उन्होंने, कहा कि आगे एक नाभिक था, आगे परमाणु के मध्य एक ऐसी संरचना थी जो धनावेशित थी, और परमाणु का ज्यादातर भार भी वहीं पे था। तो उसने इस धनावेशित कण को वापस फेंका, और वो कण वापस सीधा का सीधा वापस आ गया, यानी कि वह किरण वापस आ गई। ये इनका परमाणु मॉडल था। तो इससे हमें अब क्या मिलता है, ये देखिएगा कि बाबा रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु एक गोलाकार संरचना है। परमाणु एक गोलाकार संरचना है। परमाणु एक गोलाकार संरचना है जिसके मध्य भाग में सॉरी, डायग्राम तो हमने पहले ही बना दिया था।
जिसके मध्य भाग में धनावेश है, या कहें तो धनावेशित कण है, और उसके चारों ओर ऋणावेशित कण चक्कर काट रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन को शायद नाम नहीं दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि इसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। इन्होंने कहा चारों ओर चक्कर काट रहे थे। अब देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि परमाणु का ज्यादातर भाग खाली रहता है। खाली रहता है। और हमने वो तो पढ़ा ही था कि 20,000 किरणों में से केवल एक किरण वापस आई थी। तो अभी देखिए, इन्होंने इनडायरेक्टली नाभिक के बारे में बता दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इन्होंने बताया था। तो फिर ये चक्कर लगाते लगाते आकर्षण बल के कारण आपस में संयोग क्यों नहीं करते? अगर धनावेशित और ऋणावेशित कण आपस में संयोग कर ले तो परमाणु तो नष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं करते, ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसके लिए आगे और आए थे बाबाश्री। इन्होंने न तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में बताया था और ना ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया था। तो आगे आए बाबा नील्स बोर। अब नील्स बोर ने अपने सिद्धांत में बताया कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है जिसके मध्य धनावेशित कण रहता है। इन्होंने भी यही बताया, परमाणु गोलाकार संरचना है जिसके मध्य धनावेशित कण होते हैं और इनके चारों ओर ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ विभिन्नताएं दी कि रदरफोर्ड ने कहा कि ऋणावेशित कण चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वह एक निश्चित स्तर पर चक्कर लगाते हैं, निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं, उन्होंने कहा। इसे आप समझिएगा निश्चित दूरी कैसे। ये परमाणु है, इन्होंने कहा इसके मध्य धनावेशित चार्ज होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन्होंने कहा था। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ये जो निश्चित दूरी थी, इन्हें कहा गया ठोस ऊर्जा स्तर या फिर कक्षक। अब इन ऊर्जा स्तरों को क्या नाम दिया, वो आप देखिएगा। इन्होंने ऊर्जा स्तरों को नाम दिया JKL और M, या फिर कहें तो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं इनको, जैसे कि 1, 2 और 3 और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है जिसके मध्य एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा गया, और उसके चारों ओर कुछ ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो एक निश्चित व्यवस्था पर चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश कहा गया, ऊर्जा स्तर कहा गया, या कहे तो कक्षक कहा गया। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, इन्होंने और यहां पर क्या कहा। इन्होंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा को अवशोषण करता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है,
और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अगर यह इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा ग्रहण करे तो ये इधर से छलांग लगा के यहां पर आ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पे आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागे, ये फोटोन के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और त्यागते हैं, ऊर्जा का त्याग करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अगर इधर इलेक्ट्रॉन है और वह ऊर्जा का त्याग करेगा तो वह निम्न स्तर में चला जाएगा। अलग अलग परमाणु में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ परमाणु में एक दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा जो क्रमांक होते हैं परमाणु के उनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यह हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिएगा, आपको बता दें कि नाभिक कितना बड़ा होता है। नाभिक हमने पढ़ा था इस सोने की पत्ती वाले प्रयोग में। इधर से थोड़ा सा समझिएगा कि 20,000 किरणों को इसमें डाला गया तो काफी किरणें खाली सीधी चली गई, कुछ किरणों में हल्का सा मूवमेंट हुआ और एक किरण वापस आई। इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत बड़ा भाग खाली है, कुछ भाग हल्के से भाग में कुछ है। तो आप देखिए, क्रिकेट स्टेडियम देखा होगा, पूरे क्रिकेट स्टेडियम में एक गेंद, इतना ध्यान रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम में ये अनुमानित है, इसमें एक गेंद नाभिक है और क्रिकेट स्टेडियम एक परमाणु है। इतना बड़ा रेशियो है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर इन दोनों की त्रिज्याओं में लगभग 10⁵ गुना तक का अंतर पाया जाता है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत छोटा होता है नाभिक परमाणु के अंदर। ये यहाँ पर समझ लिया हमने। नील्स और बोर का मॉडल समझ लिया। रदरफोर्ड की कमियां ये थी कि ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन आपस में जुड़ते क्यों नहीं है, और ये इनकी कमी पूरी की थी। नील्स बोर साहब ने कहा था कि ये निश्चित ऊर्जा स्तर में ही चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो गया। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। इन्होंने और भी इनकी एक कमी है, वो देखिएगा। कि यह जो नियम है वो सभी परमाणुओं पर लागू नहीं होता है, कुछ परमाणुओं में और भी विभिन्नताएं देखी गई है। अब आते हैं कि परमाणु के हमने कण पढ़े, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, नाभिक वगैरह सब पढ़े। अब उनमें हमने परमाणु को और अगर भागों में बांटा जाए, डाल्टन साहब ने कहा था नहीं बांट सकते, लेकिन बाकी के जो मॉडल आए थे उनमें लगा बांट सकते हैं, तो उन्होंने बांटा था। मुख्य रूप से 3 है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में भी अपरमाणविक कण है, लेकिन उनको हम हल्का हल्का सा अध्ययन करेंगे, उनका ज्यादा गहराई में अध्ययन नहीं करेंगे। तो पहले आइएगा प्रोटॉन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी बाबा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन थे, इन्होंने खोज की थी। अब देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो -24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु का द्रव्यमान हो गया, बहुत कम द्रव्यमान है ये। इसे हम वैसे भी परमाणु को यूं नहीं देख सकते सीधी आंखों से, इसे लेबोरेटरी में ही देखा जा सकता है। बहुत महंगे महंगे माइक्रोस्कोप मिलते हैं इसके, नॉर्मली नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं इस पर आवेश कितना होता है। धनावेशित होता है, ये हमने पढ़ा। वापस यहाँ पे लिख ले, धनावेशित प्रकृति होती है इसकी। और अब इसकी बात करते हैं आवेश की। आवेश होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसके अंदर नाभिक के अंदर आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया और खोज हो गई, इतनी ही जानकारी है इसकी। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का क्या है? इनकी खोज की थी बाबा जे थॉमसन ने।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बाबा जे थॉमसन ने। इसकी प्रकृति होती है ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। यह अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, किसके? प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अब प्रोटॉन का आवेश धनावेशित था, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेशित था। तो देखिए यहां पर आवेश को ऋणात्मक लेंगे, माइनस में लेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या था? -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, और आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ये माइनस में है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन का माइनस में है। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? यह उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान देखिएगा, द्रव्यमान दोनों का समान होता है, इसे आगे और विस्तृत में पढ़ेंगे। द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। ग्राम में बदलेंगे तो -24 हो जाएगा। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, तो बढ़ना चाहिए भाई, बढ़ना चाहिए, -30 31 ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वापस रिवर्स क्यों आता है? अगर ग्राम में बदले हैं तो क्या होगा? 1.67 इंटू 10 की घात -24 किलोग्राम। तो देखिए बढ़ रहा है, ये घातें माइनस में है, -27 बड़ा होगा या फिर -24? -24 बड़ा होगा, -27 तो और ज्यादा छोटी संख्या हो गई, तो ये रिवर्स चलते हैं, तो यहाँ पर -24 आए। ये भी समझ लेना, साथ साथ में थोड़ी सी मैथ्स भी समझते जाओ। आवेश की बात करते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19। नहीं, हमने पढ़ा था कि ये उदासीन होता है, इसका मतलब नील बट्टा सन्नाटा, इसका आवेश नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं परमाणविक कणों पर। जो मुख्य कण थे वो तो हमने पढ़ लिए थे, परमाणु के मुख्य अपघटक थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे बाबा आए, बहुत सारों ने प्रयोग किए और कुछ कण मिले, शायद हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। तो इन्होंने खोज की पोजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो। ज्यादा इनके नाम वगैरह डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही देखिएगा। पोजिट्रॉन पर प्लस आवेश होता है, एंटीप्रोटॉन पर ऋणावेशित होता है, मोसिप्रेसॉन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और उदासीन भी होता है। न्यूट्रिनो उदासीन ही रहता है। ये इनकी सामान्य जानकारी थी। ये परमाणु अपरमाणिक कण थे। अब देखिए, हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन हल्का सा हम वापस देखते हैं, हल्का सा, कि जिन्होंने जो मॉडल दिए वो दिए, उनकी कुछ कमियां थी, कुछ विशेषताएं थी, इन्होंने परमाणु को समझाने की कोशिश की। कम ही सवाल बनते हैं, सोने की पन्नी का बन सकता है, वो ज्यादा आघात वर्धनीय है। बाकी सवाल नाम पूछे जा सकते हैं हल्के वगैरह। देखिए, बाकी मैंने समझा तो दिया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये परमाणु होता है,
इसके मध्य धनावेशी चार्ज होता है। और भी कहें तो हमने इसके कक्षक पढ़े थे, ऊर्जा स्तर पढ़े थे, ये निश्चित दूरी पर होते हैं। ये बाबा नील्स बोर ने बताया था। तब देखिएगा उन्होंने बताया था कि इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसमें कितने चक्कर लगाते हैं ये आगे की बात है। अब ऐसे ही रफ डायग्राम समझिए। ये इस तरह घूमा करते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया था कि ये प्रोटॉन होता है, नाभिक होता है, सॉरी, ये नाभिक होता है। इसके अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और भी कई अपरमाणु कण पाए जाते हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की, क्योंकि नाभिक माना जाता है कि रदरफोर्ड ने उस अल्फा किरणों के प्रयोग से निकाला। प्रोटॉन की खोज हमने पढ़ ली थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं इनकी खोज हमने पढ़ा था, जे थॉमसन ने की थी। ये ऋणावेशित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, नीलवट्टा सन्नाटा। ये हमने सामान्य जानकारियां ली थी, इसके कोष हमने पढ़े थे। इसको N1, N2, N3 या N4 ऐसे भी बता सकते हैं, K, L, M, N ऐसे भी दिखा सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है वो भी हमने पढ़ लिया। ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं और कक्षक कह सकते हैं। ये परमाणु की सामान्य जानकारी हो गई। परमाणु ऐसा दिखता है, अनुमानित है, पूरा डायग्राम नहीं बना सकते। और भी इस पर चल रहा है, शोध वगैरह चल रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आगे आते हैं आयन पर। आयन क्या होते हैं? परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं। तो देखिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागते हैं तो वह आयन का रूप लेते हैं। अब कैसे लेते हैं वो आगे देखिएगा आप। इन्हें भी आगे दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, धनायन और ऋणायन। तो देखिए धनायनों का विशेष गुण क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। और जो ऋणायन होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखिएगा। सर सर कितना टाइम है? तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सभी लेंगे। तो इनके आगे उदाहरण देखिए आप कि एक और लिखते हैं, धनायन को वापस लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं
तो इनके अब आप उदाहरण देखिए किस तरह से, कि सबसे पहले लेते हैं हम सोडियम। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह Na+ के रूप में आता है। देखिए अब धनायन आ गया है, देख पा रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये सोडियम है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल लिया तो पीछे बचा धनायन। आगे चलते हैं मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो फिर 2 लग जाएंगे प्लस के पीछे आगे, तो ये Mg+2 हो गया। अब चलते हैं आगे, एक और उदाहरण लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के उदाहरण में आप देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये नहीं है जितने अच्छा है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या निकलते हैं, इनके भी कई सारे शर्तें हैं जो आगे आवर्त सारणी में पढ़ेंगे हम, संयोजकता वगैरह में। आप तो यहाँ से नॉर्मली समझिए कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ हो गया, धनायन आ गया। हमें क्या चाहिए था? धनायन, हमने यही पढ़ा था धनायन। Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2 हो गया। एल्यूमिनियम Al है, यहाँ पर ध्यान रखना, Al3। एल्यूमिनियम में से Al3 नहीं है, सॉरी, एल्यूमिनियम Al ही है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Al+3 आ गया, यहाँ पर समझ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे दूसरे प्रकार की ओर, ऋणायन की ओर। ऋणायन की क्या विशेषता होती है कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे देखिएगा क्लोरीन लेते हैं, Cl क्लोरीन ग्रहण करते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन तोड़ना पड़ा था तो वहां पे आगे इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ पर इस ओर जोड़ेंगे तो क्लोरीन का होता है Cl-। और उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे? हाइड्रोजन मेरे लिए बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 2 और 5 और 3 इसको आवश्यकता होती है। ये संयोजकता के नियम है, आगे बढ़ेंगे, ये अभी आपको याद नहीं होंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ पर लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का होगा -3। बहुत सारे उदाहरण है, कार्बन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं, दान देते हैं, ये ग्रहण करता है तो होता है ऑक्सीजन -2। ये सारे संयोजकता में पढ़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे परमाणु हैं, परमाणु। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनसे संबंधित आते हैं कुछ सवाल, तो इनको करते हैं रोजाना हम प्रैक्टिस सेशन में। कुछ सवाल लेते हैं जो बनते हैं, इन टॉपिक्स में से कम सवाल बनते हैं, आगे जाएंगे तो टॉपिक्स में से ज्यादा सवाल पढ़ेंगे। ये बेसिकली टॉपिक है जो पहले पढ़ते हैं, इनमें से कभी कभी कुछ सवाल उठते हैं। तो देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम परमाणु को अविभाज्य कण बताया? बहुत ही नॉर्मल सवाल है कि निम्न में से सबसे पहले परमाणु को अविभाज्य कण किसने बताया? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बाबा डाल्टनवाद का सिद्धांत, इन्होंने ही बताया था। जे थॉमसन ने क्या कहा था? वो तो तरबूज वाला बताया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इनमें से कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाल्टन आंसर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, इसका जवाब आप अब सुन लीजिए। थॉमसन के मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थॉमसन के मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनकी तैयारी रखिएगा। इसे और भी कहा जाता है रेजिन पुडिंग, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सवाल का जवाब भी मिल गया होगा।
इस सवाल का जवाब क्या होगा? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? बाबा थॉमसन ने। बाबा थॉमसन ने ही दिया। गोल्डस्टीन तो प्रोटॉन के खोज करता है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के हैं, और बाबा डाल्टन का तो पहला वो सिद्धांत था ही। तो यहाँ पर जवाब हुआ जे थॉमसन। पूरा नाम क्या है? जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था? हमने सुना था, मैंने बताया था आपको, पढ़ा था कि सोने की पन्नी का प्रयोग किया। अब यहाँ पे सोना तो लिखा ही नहीं हुआ है, अब क्या करें? सोना नहीं है, अब फिर सोना नहीं है, सोना नहीं है, कहाँ से लेके आए सोना? तो देखिएगा यहाँ पर अणुसूत्र दे दिया एयू। एयू सोने का अणुसूत्र है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करना था, इससे तैयारी में मदद मिलती है, क्वेश्चन को समझने में मदद मिलती है कि घुमाकर आ सकता है कभी कभी। Hg मरकरी होती है, Cu कॉपर होता है, Ag चांदी होती है। ये नहीं है, इसका सही जवाब Au है, ऑप्शन बी है। प्रोटॉन की खोज किसने की? अभी अभी पीछे बताया था ऑप्शन में, बाबा गोल्डस्टीन। ये अभ्यास इसीलिए करवाते हैं ताकि मुक्त जबानी कुछ नाम याद हो जाए। वापस देखिए, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, चैडविक न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। बाबा थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? सीधा याद रखिएगा, तरबूज वाला। फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि पूरा जो परमाणु होता है वो धनावेशित होता है और उसके मध्य ऋणावेशित कण धसे रहते हैं। तरबूज के उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। न्यूट्रॉन का आवेश है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन का आवेश है -1.67 इंटू 10⁻⁻ kg। तो ये kg है, इसका मतलब ये आवेश नहीं द्रव्यमान है। यहाँ पर भी द्रव्यमान है, यहाँ पर कूलाम है यानी कि आवेश है, ये हो सकता है। यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, माइनस में लीजिएगा कूलाम। तो देखिए कूलाम है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि न्यूट्रॉन का कुछ आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। लेकिन ये तो आवेश पूछ रहा है और आवेश यहाँ पर दिए भी गए हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हड़बड़ाहट में, कंफ्यूजन में कूलाम देख के सही मत ठोक दीजिएगा। ये नहीं हो कि ठोको सही, सिद्धू ताली ठोकता है और आप सही ठोक दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। तो आज की कक्षा यहीं पर हम खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? परमाणु के मॉडल पढ़े, आयन पढ़ा और उससे संबंधित कुछ सवाल किए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी सामान्य जानकारी ली। तो आज की कक्षा यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।